हेलो एंड वेलकम टू द 120th एपिसोड ऑफ द हॉट इशू। 120वां आज एपिसोड है। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं, इस वक्त का जो हॉट इशू है वो कोयटा में जो मच का इलाका था, वहाँ पे जो कत्ल हुए हैं हज़ारा शिया कम्युनिटी के लोग, 11 कारकुन जो माइनर्स थे, कोल माइन में काम करते थे, वो इस वक्त हॉट इशू बना है। और शायद वो इतना हॉट इशू अब इसलिए नहीं है कि वो 11 लोग कत्ल हुए, ऑब्वियसली वो भी एक बहुत बड़ा सान्या है, लेकिन उसमें जो टर्न आया है वो इमरान खान जो प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, उनकी बेहिसी से आया है। यानी उन्होंने बजाय इसके कि वो कोयटा का दौरा करते, वहाँ जाकर लोगों से मिलते, उन्होंने इस किस्म के बेहुदा जो है वो ऐलानात करने शुरू कर दिए हैं और हुक्म देने शुरू कर दिए कि जी जो लोग मर गए हैं उनकी तदफीन करें, यानी उनको दफन कर दें, और आप लोगों को कंपनसेशन दी जाएगी और कातलों के गिरफ्तारी के लिए जो है वो पूरा जोर लगाया जाएगा वगैरह वगैरह। जबकि पिछले 6 दिनों से जो लोग हैं वो अपने प्यारों की लाशें लेकर वेस्टर्न बाईपास कोयटा में सड़क ब्लॉक करके धरना दे के बैठे हुए हैं कि जब तक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान आके खुद हमें यहाँ पे मिलते नहीं हैं, हम इनको दफन नहीं करेंगे। और ये हज़ारा कम्युनिटी जो है, इसके साथ ये कोई पहला वाक़या नहीं है कि इनको टारगेट किया गया है। ये शिया कम्युनिटी है और कम्युनल वायलेंस जो है उसके हवाले से भी इनको बड़ा टारगेट किया गया है, और मुख्तलिफ तंजीमें, सिपह साहबा वगैरह ने इनको माजी में बाकायदा बसों से उतार कर इनकी मास एग्जीक्यूशन की है, इनको एग्जीक्यूशन स्टाइल में इनको एलिमिनेट किया है। तो इस वक्त जैसा मैं आपसे बोल रहा हूँ, मरियम नवाज़ पहुँच चुकी हैं कोयटा, और मौलाना फजल रहमान की पार्टी के लोग भी वहाँ पहुँच चुके हैं, बिलावल भुट्टो किसी भी वक्त पहुँच सकते हैं। और पूरे पाकिस्तान में इस वक्त जो है वो धरने फैल गए हैं। यही कोयटा वाले धरने जो है, ये धरने कराची में तकरीबन 20 जगहों पर ये धरना लगा है। और एक जगह है नाता खान घोट, ये ड्रिग रोड, एयरपोर्ट से आप आएँ फैसल कॉलोनी की तरफ तो ड्रिग रोड है, वहाँ से आप लेफ़्ट टर्न करें तो नीचे एक पुल है, उसमें से गुजर के आए तो ड्रिग रोड कॉलोनी से होते हुए ऊपर जाएं तो नाता खान घोट का पुल आता है। ये इम्पोर्टेंट पुल है, छोटा सा पुल है, लेकिन इम्पोर्टेंट इसलिए है कि ये कनेक्ट करता है बाकी आबादी को कराची से और फैसल टाउन से और फैसल कॉलोनी से। ये बड़ा इम्पोर्टेंट जगह है क्योंकि यहाँ पे जो है पाकिस्तान का एयर बेस है। तो यहाँ पे दोनों तरफ जो है नाता खान घोट के दोनों तरफ धरना देकर इसको ब्लॉक किया गया है। और इसी तरह से कराची की 20 से ज़्यादा 20 जगहों पर इस वक्त जो इतला आ रही है वो ये है कि 20 जगहों पर धरना है। और इसी तरह लाहौर में भी धरना है, चेरिंग क्रॉस पर धरना है, और जगहों पर भी धरना है, और मुख्तलिफ शहरों में ये धरना दिया जा रहा है। तो ये फैल रहा है। पाकिस्तान असल में ना एक टोटली एक फेल्ड स्टेट बन चुका है। यानी अगर आप देखें, पीटीएम के जलसे हो रहे हैं, पीटीएम के लोग वो अलग अपना जो है वो एहतजाज कर रहे हैं। बलूचिस्तान के अंदर एक बाकायदा बांग्लादेश से भी ज़्यादा ख़तरनाक एक मैं समझता हूँ और मौसर मिलिट्री गुरिल्ला वॉरफेयर चल रही है। सिंध में भी अब मिसिंग पर्सन जो है वो इतने बढ़ गए हैं क्योंकि सिंध के लोगों ने अपनी आज़ादी के लिए आवाज़ जब से उठाना शुरू किया तो उनकी भी शामत आ गई है, उनको अगवा करते हैं और गायब कर देते हैं। उस हवाले से जो मिसिंग पर्सनस हैं सिंध के, उनकी बाजियाबी के लिए, उनको हासिल करने के लिए एक लॉन्ग मार्च कराची से रावलपिंडी में पाकिस्तानी आर्मी की हेडक्वार्टर GHQ की तरफ रवाना हुआ था। उसके जो शुरका थे उनमें ज़्यादातर लड़कियां, औरतें थीं। पाँव में छाले थे, पाँव पे पट्टियां बांध के वो मार्च कर रही थी। लेकिन जब वो 10 नवंबर को ये मार्च शुरू हुआ, लेकिन जब वो 2 हफ्ते पहले पहुंची हैं यहाँ पंजाब और सिंध के बॉर्डर पे, तो उनको पुलिस ने बड़ी बुरी तरह तशद्दुद उन पे किया और उनको गिरफ्तार किया और उनमें से कुछ को गायब किया।
उस सिलसिले में हैदराबाद प्रेस क्लब के सामने इस वक्त भूख हड़ताली कैंप लगा है, जहाँ पे एक सिंधी सभा के लीडर हैं, उन्होंने मरने तक भूख हड़ताल की और उन्होंने बाकायदा ये लिखा है कि अगर मैं मर गया तो मेरे मौत का पर्चा जो है वो मुराद अली शाह चीफ मिनिस्टर बिलावल भुट्टो के ऊपर जो है काटा जाएगा। तो पूरे पाकिस्तान को अगर आप देखें तो इस वक्त पाकिस्तान जो है वो एक ऐसी सिचुएशन में है कि जहां इसको एक छोटा सा धक्का अगर दिया जाए तो ये रेत के किले की तरह ये इमारत गिर जाएगी और बहुत सारी मजलूम कौमियतों का भला होगा, वो आज़ाद हो जाएंगी। पाकिस्तान के अंदर ये जो शिया सुन्नी की बुनियाद पे कम्यूनल लेबॉर्ट्री बनाई गई है एक्सपेरिमेंट की, ये भी तबाह बर्बाद होगी। ये जो हम कहते हैं ना, ये अमेरिका ने कहा था कि इराक के पास वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की लेबॉर्ट्रियां हैं, तो उससे भी बड़ी खतरनाक लेबॉर्ट्री पाकिस्तान है, क्योंकि ये वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन ऑफ इंटेलेक्ट है। इसलिए पाकिस्तान का ख़त्म होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। और पाकिस्तान, जैसा कि तारिक फतेह अपने वीडियोज़ में कहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो एक स्टेट ऑफ माइंड है, और वो स्टेट ऑफ माइंड ये है कि मुसलमान और हिंदू दो कौमें हैं और इसलिए ये अलग अलग रहेंगे, ये इकट्ठे नहीं रह सकते। लेकिन हम देख रहे हैं कि हिंदुस्तान के अंदर हिंदुस्तानी मुसलमान और हिंदुस्तानी हिंदू आपस में शीरो शक्कर होकर रहते हैं, एक ही दफ्तर में काम करते हैं, एक ही बस में सफ़र करते हैं, एक ही ट्रेन में जो है वो जाते हैं, एक शहर से दूसरे शहर, एक ही हवाई जहाज़ में एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाते हैं। वो इक्का दुक्का वाक़यात अगर होते हैं वो भी उनको कंडेम करना चाहिए और लोकल अथॉरिटीज़ को उनका नोटिस लेना चाहिए। लेकिन ये एक मास ट्रेंड नहीं है, यानी जैसे पाकिस्तान के अंदर जो है वो एक स्टेट पॉलिसी है सुन्नी वहाबी रिलीजन को हावी रखना, तो उस तरह से हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन में या हिंदुस्तान के जो गवर्नमेंट है उसकी तो ये पॉलिसी नहीं है कि हमने एक कम्युनिटी को आइसोलेट करके टारगेट करना है और हर चीज़ के लिए उसको स्केपगोट बनाना है। जैसे पाकिस्तान में हम स्केपगोट बनाते हैं अहमदियों को, उनको तो कानूनन हमने पार्लियामेंट से बिल पास करवा के काफिर करार दिया है। तो इससे ज़्यादा बड़ा सबूत आपको फाशिस्ट स्टेट का और क्या चाहिए, समझे कि नहीं। ये तो हिटलर ने भी नहीं किया था कि अपनी राष्ट्रसभा में बिल पास करवाए कि जी यहूदियों का केलाकुमा किया जाए। वो तो एक पॉलिसी उन्होंने बनाई और एक रेटोरिक के जरिए उन्होंने फाशिस्ट रेटोरिक के जरिए जूस को किया, सब्जुगेट करने की कोशिश की। इसी तरह शियाज हैं पाकिस्तान में, उनको टारगेट किया जाता है, शिया काफिर काफिर शिया काफिर, ये नारा बाकायदा दीवारों पे लिखा जाता है, नारे लगाए जाते हैं। और ऐसे ऐसे मौलवी हैं जो खुतबा देते हैं तो कहते हैं कि हमें आप फ्री हैंड दें और हम पता नहीं 24 घंटे, कोई कहता है 48 घंटे में हम यहाँ से शिया का सफाया कर देंगे। यानी कि ये एक स्टेट ऑफ माइंड है जो आपको तैयार करती है, कम्युनल सोल्जर बनाती है, आपको कम्युनल फाशिस्ट सोल्जर बनाती है। तो ये स्टेट ऑफ माइंड उस वक्त तक ख़त्म नहीं होगी जब तक पाकिस्तान ख़त्म नहीं होता। पाकिस्तान ख़त्म होगा तो तरक्की होगी। मैं आपको अब लेके चलता हूँ थोड़ा सा अफ़गानिस्तान की तरफ। अफ़गानिस्तान के आपको पता है कि मुज़ाकरात हो रहे हैं दोहा में, और ये मुज़ाकरात मैं अभी आपको बता देता हूँ कि ये मुज़ाकरात कामयाब नहीं होंगे, अफ़गानिस्तान में अमन नहीं होगा। और याद रखिएगा कि अफ़गानिस्तान में अमन कायम ना होने की सबसे बड़ी वजह पाकिस्तान का कायम रहना है, क्योंकि पाकिस्तान ने जो माइंडसेट बनाया हुआ है, जिस आइडियोलॉजी के ऊपर पाकिस्तान ने अपनी स्टेट की जो इमारत है वो खड़ी की है, वो कम्युनल हेट है, इंडिया के खिलाफ हेट है, हिंदू के खिलाफ हेट है, दी अदर के खिलाफ अपना वजूद जो है एक इमेजिनरी अदर क्रिएट करके अपने वजूद को जस्टिफाई करना, ये है पाकिस्तान की बेसिस। और इसके लिए अफगानिस्तान उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक तो पहले वो कहते थे स्ट्रेटेजिक डेप्थ, यानी कि इंडिया के खिलाफ हमें एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ है अफगानिस्तान हमारे लिए। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि अफगानिस्तान सेंट्रल एशिया की तरफ आपका रास्ता अभी बनता है उससे,
और अफगानिस्तान पर पाकिस्तान का कंट्रोल इस तरह से रहना कि वहाँ हर वक्त एक प्रो पाकिस्तानी एंटी इंडियन गवर्नमेंट इन पावर हो, इसके लिए ज़रूरी है कि वहाँ पे तालिबान टाइप की गवर्नमेंट लेके आई जाए, ताकि वो पाकिस्तान के ना सिर्फ हमायत करें बल्कि पाकिस्तान के वो फैसिलिटेटर बने सेंट्रल एशिया में भी, उज़्बेकिस्तान वगैरह, ताजिकिस्तान, ये सारा इलाका। और ये मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। जब मैं डॉक्टर बना, अच्छा मुझे डॉक्टर बनने का शौक नहीं था शुरू से, ये भी आपके साथ शेयर करता हूँ। डॉक्टर बनने का शौक नहीं था मुझे, शौक था बनने का प्रोफेसर, इंटरनेशनल रिलेशंस का प्रोफेसर बनने का शौक था शुरू से। हमारे वहाँ इस्लामाबाद में नई नई कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी बनी तो उसका बड़ा चर्चा था, और मुझे बड़ा फैसिनेट करता था कि इस्लामाबाद का जो ज्योग्राफी है, माउंटेन्स हैं, जंगल टाइप मतलब इलाका है, वुड्स हैं। तो मैं हमेशा सोचता था कि मैं फ़िलासफ़ी और इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ाऊँगा कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में। ये मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ जब मैं मैट्रिक में था। और मैं अपने स्टूडेंट्स की जो क्लासेस हैं वो मैं क्लासरूम में नहीं लिया करूँगा, वो मैं उनको फॉरेस्ट में ले जाऊँगा, वुड्स में ले जाऊँगा, और ऐसे हम दूर दूर बैठेंगे, जैसे आजकल सोशल डिस्टेंसिंग है, ऐसे हम फासलों में बैठेंगे और वहाँ पे हम नेचर में बैठ के फ़िलासफ़ी और नेचर में बैठ के जो है हम इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर बातचीत करेंगे। बहरहाल वो मैं डॉक्टर बन गया और मैंने प्रैक्टिस भी की 12 साल, डॉक्टर तो बन गया। लेकिन मैं जो आपको बात शेयर करना चाह रहा हूँ वो ये है कि अफगानिस्तान का जो मसला है पाकिस्तान के साथ, उस हवाले से मैंने एक दफ़ा फिर मैं जो जर्नलिस्ट बनने का शौक हुआ तो मैंने फिर इंटरव्यू किया। एक चीफ मिनिस्टर होते थे पंजाब के, बड़े फेमस, बड़े पावरफुल 70s के, उनका नाम था हनीफ रामे। वो फौत हो चुके हैं। हनीफ रामे साहब इस्लामाबाद तशरीफ़ लाए तो मैंने उनका खोज लगाया और उनके पास में चला गया। उस वक्त मैं जंग अखबार में एडिटोरियल पेज पे कॉलम मेरे छपते थे। आई वॉज अबाउट 25-27 समथिंग लाइक दैट ईयर्स ओल्ड। तो मैं गया, उनको मिला, तो उनका मैंने जब इंटरव्यू किया तो उन्होंने मुझे एक बात की। उन्होंने कहा आप ये हिसाब लगाएं कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया की जो मुसलमान रियासतें हैं, अगर इनको हम इकट्ठा करें तो इनकी आबादी जो है वो दुनिया की पता नहीं 1/5 के, इस तरह से उन्होंने कुछ कहा कि आबादी बन जाती है। और अगर ये सारा हम इकट्ठा कर लें, इकट्ठे हो जाएं, एक हो जाएं, तो हम पूरी दुनिया जो है वो हमारे जो है वो पैरों में आ जाएगी। इस तरह की उन्होंने बात की, और एक ग्रेटर इस्लामिक स्टेट और ये और वो। मैं बड़ा हैरान हुआ। खैर मैंने वो, चूंकि इंटरव्यू था, मैंने उसको अपने अंदाज में लिख दिया। लेकिन आज जब मैं देखता हूँ अफगानिस्तान को, यानी इस वाक़े को कितने साल हो गए, इस वाक़े को 25-30 साल हो गए, 30 साल हो गए इस वाक़े को। अब मैं आज 30 साल के बाद जब सोचता हूँ वो हनीफ रामे की बातों को, जो इस्लामाबाद के ब्लू एरिया के एक ट्रैवल एजेंसी की ऑफिस में बैठ के उनका मैंने इंटरव्यू किया, उनके दोस्त थे वो, तो मुझे समझ में आ जाती है कि ये माइंडसेट जो क्रिएट किया गया पाकिस्तान के मदरसों में, ये वही माइंडसेट है जिसकी तरफ इशारा किया था हनीफ रामे ने 30 साल पहले। तो ऐसे ही नहीं, मैं अपने पॉलिटिकल और कल्चरल और ज्योग्राफिकल जो एनालिसिस हैं उनमें से मैंने ये नतीजे निकाले हैं जो मैं आपसे शेयर करता हूँ। ये वैसे हवा में से नहीं निकाले, ये मैंने अपने माजी के अंदर के जो तजुर्बात हैं, जो ऑब्जर्वेशंस हैं, उनकी बेसिस पे ये कंक्लूजन मैंने निकाला है। और मैं आपको आज बता रहा हूं कि पाकिस्तान कभी भी अफगानिस्तान में अमन नहीं होने देगा। हमारे एक दोस्त हैं, उनका नाम है डॉक्टर वली कोहिस्तानी, वो अफगानिस्तान के एक बहुत मशहूर आई स्पेशलिस्ट थे। और जब तालिबान ने कू किया, यानी कि तख्ता उल्टा नजीबुल्लाह का, तो वो जनीवा में थे, वो कोई मेडिकल कॉन्फ्रेंस थी अफगानिस्तान की, उसमें वो गए हुए थे। तो वो वापस खैर आए, वो फैमिली को लेके फिर पाकिस्तान आए एग्जाइल में। तो वहाँ उनसे हमारी मुलाकात हुई अचानक एक हॉस्पिटल में। तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं अफगानिस्तान से हूँ। तो बड़ी
अजीब सी हालत में उनको कमरा सा दिया हुआ था और वो वहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे थे। तो मैं उनको अपनी सर्जरी में ले आया, उनसे दोस्ती हो गई। तो वो जो डॉक्टर साहब हैं वो मुझे यही बताते थे कि हम लोगों की अक्सरियत जो अफगानिस्तान के लोगों की है वो इंडिया को पसंद करती है, इंडिया पे एतबार करती है, इंडिया पे भरोसा करती है, पाकिस्तान पे नहीं करती। अब इन्होंने इंडिया, अफगानिस्तान ने खुद अपील की थी इंडिया से कि आप हमें पाकिस्तान से कि आप वाघा बॉर्डर से हमें इजाज़त दें, तो हम इंडिया से जो हमारा इंपोर्ट होती है वो हम वाघा बॉर्डर से करें ताकि हमारा खर्चा बचे। लेकिन पाकिस्तान ने वो इजाज़त नहीं दी। ये मुसलमान मुल्क है ना अफगानिस्तान, पाकिस्तान भी मुसलमान मुल्क है, तो मुसलमान के लिए कितनी रुकावट पैदा कर रहा है, यानी वो कहता है तुम्हें फ़ायदा नहीं होगा। तो फिर जो अफगानिस्तान है वो ईरान की पोर्ट्स इस्तेमाल कर रहा है, और आपको पता है कि 70,000 टन से ज़्यादा जो है वो अब तक इमदाद और ट्रेड का वॉल्यूम जो है वो हो चुका है अफगानिस्तान के साथ इंडिया का। कैसे बर्दाश्त करे, कैसे बर्दाश्त। जिस पार्लियामेंट में बैठ के अफगानिस्तान के कानून बनाए जाते हैं, उस पार्लियामेंट की संगे बुनियाद जो है वो नरेंद्र मोदी साहब ने रखी 2015 में। वो 90 मिलियन इंडिया ने लगाया है उस पार्लियामेंट के ऊपर अपना पैसा। वो कोई कर्जा या कोई इस तरह का नहीं है, वो एक गिफ्ट दिया है उनको रिस्ट्रक्चरिंग का। और इतना काम हो रहा है रिस्ट्रक्चरिंग का, 400 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हैं इंडिया के जो इस वक्त अफगानिस्तान में चल रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के हवाले से, हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में, गवर्नेंस के हवाले से। तो पाकिस्तान किसी कीमत पे अफगानिस्तान में अमन नहीं होने देगा। हाँ, एक सूरत में हो सकता है अमन, वो ये कि वहां तालिबान की हुकूमत आ जाए। बहरहाल वो नहीं होगा। लेकिन आपको एक मिसाल देता हूं, अशरफ गनी जो है वो मोदी साहब के साथ उनके बड़े अच्छे तल्लुकात हैं, दोस्ती भी है, एहतराम का रिश्ता भी है। तो अशरफ गनी ने अमेरिकन एनवॉय जो था ज़ल्मे खलीलजाद, उससे मिलने से इनकार कर दिया परसों। वो दोहा से आया स्पेशली मिलने, उन्होंने इनकार कर दिया। वो बाकी सबको मिला लेकिन उसको नहीं मिला। उसके बाद जो इंटेलिजेंस है चीफ सराज साहब, ज़िया सराज वहाँ के अफगानिस्तान के, उन्होंने पार्लियामेंट को ब्रीफिंग देते हुए कहा कि तालिबान जो है वो डिले कर रहा है इस पूरे प्रोसेस को, इस पीस प्रोसेस को डिले करना चाहता है। डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं वो नेगोशिएशंस में, ताकि अमेरिकन फौजें जो हैं वो मई 2021 तक उन्होंने ऐलान किया हुआ कि वो सब निकल जाएंगी, उस वक्त का इंतजार कर रहे हैं। तो क्यों इंतजार कर रहा है? जाहिर है इसलिए इंतजार कर रहा है कि उसके बाद एक मेजर पुश की तैयारी हो रही है जिसके जरिए अफगानिस्तान के ऊपर तालिबान का कंट्रोल पाकिस्तान करवाएगा। एनीवे, लंबी बात होगी, इसके ऊपर गुफ्तगू चलती रहेगी। मैं आपको ये बता दूं कि आज कोयटा में जो मच में कत्ल हुए हैं हजारा, उनके खिलाफ आज पूरे कोटा बंद है। पूरे कोयटा में शटर डाउन स्ट्राइक है और ट्रांसपोर्ट भी बंद है। और आप हैरान होंगे कि बलूचिस्तान में ये कत्लेआम होता है, मुजाहरे उसके गिलगित बल्तिस्तान तक हो रहे हैं। आज गिलगित बल्तिस्तान में भी धरना है, मैं भूल गया उसका जिक्र करना। और कल वहां पे स्कर्दू में, शगर में, गिलगित में बाकायदा मुजाहरे हुए हैं उस कत्लेआम के खिलाफ। हाँ, एक और बात आपको बताना भूल गया, बताना ये चाहता हूँ कि इन्होंने जो पाकिस्तानी, आपको पता ही है कि मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में गंदम का एक क्राइसिस है। बड़े अरसे से मैं ये बात कर रहा हूँ। और गंदम का जो कोटा था हमारा 10 लाख बोरी का, पहले इन्होंने वो काट कर 8 लाख किया। हमने फिर उनको बोला कि हमें 15 लाख बोरियां चाहिए, हमारे बहुत आबादी हो गई है और बाहर से भी लोग आ गए हैं जो कोरोना की वजह से वापस आ गए हैं अपने घरों में, तो 15 लाख बोरी चाहिए। तो इन्होंने फिर वो महीने पे डिवाइड करके उस हिसाब से अब इन्होंने जाके कहीं हमें जनवरी का जो कोटा दिया है वो उन्होंने तकरीबन 50,000 बोरी, समथिंग लाइक दैट का कोटा इन्होंने हमें 1 लाख, ठहरे में देखता हूँ,
हाँ, इसी तरह का कुछ है, वो मेरे पास फिगर नहीं है, लेकिन इन्होंने जो गंदम के कोटे के हिसाब से जो इन्होंने हमें भेजी, क्या उसे कहते हैं, गंदम, उस गंदम का वो इन्होंने यूक्रेन से खरीदी है, और यूक्रेन से जो गंदम ये खरीद के लाए हैं उसमें चोकर भरी हुई है। फ्लोर मिलों ने उस गंदम को पीसने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा ये तो सारी चोकर है। चोकर यूक्रेन में, हमारे यहाँ भी जो गेहूं है उसमें का जो उतर जाती है, जब गेहूं को साफ करते हैं ना, तो जो बाकी कचरा बच जाता है उसको चोकर कहते हैं। अक्सर इंडिया के लोग मुझे पूछते हैं गंदम क्या है, आप गंदम गंदम करते हैं, तो गंदम गेहूं है। तो अब इन्होंने जो वहां पे भेजी है गंदम, वो गंदम खाने के काबिल ही नहीं है। वो वहां पे डाली जाती है उनको, जानवरों को, वो चौकर इन्होंने हमें भेजी है खाने के लिए, लिहाजा कहत मजीद बढ़ेगा। मुजफ्फराबाद में कल एक बहुत बड़ा वाकया हुआ। टीचर्स जो है, स्कूल टीचर्स एसोसिएशन ने एक प्रोटेस्ट शुरू किया और जुलूस निकालने की कोशिश की, और जैसे ही वो जुलूस चला, अभी 2 कदम भी नहीं चला, तो पुलिस उनके ऊपर ऐसे टूट पड़ी जैसे दुश्मन की फौज पर टूट पड़ती है। औरतों के कपड़े फाड़ दिए, दुपट्टे छीन लिए, लाठी चार्ज किया, बड़ा शदीद, आंसू गैस टैंकरों के जरिए ठंडा पानी लोगों के ऊपर फेंका, जिसमें एक खोखर साहब थे, एक हमारे टीचर थे वहाँ, तो वो बेचारे शहबाज खोखर साहब वहाँ पे ही डाइड, वो तशद्दुद की वजह से, वो जो पुलिस एक्शन हुआ उसमें। ख्वातीन के कपड़े फाड़ दिए, तो मर्दों ने अपने जैकेटें और कोट उतार के औरतों को दे दिए कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट करें। दर्जनों को गिरफ्तार कर लिया, और जो ख्वातीन टीचर्स थी उनको अगवा करके नामालूम मकाम पर ले गए, ये इतलाएं आई हैं। अब इसमें जो है वो समझने वाली बात यह है कि जो टीचर्स हैं वो किसी भी कौम का पिलर होते हैं, तो लेकिन वो पिलर बनाने के लिए उनको जो मसाला दिया जाता है, अगर वो सही ना हो तो वो पिलर सही नहीं बनता। लिहाजा इन टीचर्स तो अच्छे हैं, ये बेचारे शरीफ हैं, रोजी रोटी कमा रहे हैं अपनी, लेकिन इनको जो मसाला दिया जाता है, जो मुतालिया पाकिस्तान की शक्ल में, या नज़रिया पाकिस्तान की शक्ल में, या इलाके पाकिस्तान की शक्ल में जो इनको नज़रिया दिया जाता है, वही लेके ये क्लासरूम में जाते हैं, जो पढ़ाते हैं कि मोहम्मद अली जनाह बहुत ज़बरदस्त मुसलमानों का लीडर था वगैरह वगैरह। उनके आंखें खोलने के लिए ये कल का वाकया जो है ये काफ़ी होना चाहिए। खुईरटा पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में एक शहर है, वहाँ पे जो बिजली के महकमे के वर्कर्स हैं उन्होंने हड़ताल कर दिया, पेन डाउन स्ट्राइक, और वो इतनी ज़्यादा मौसर स्ट्राइक हो गई है कि उनके इंजीनियर्स और लाइनमैन जो हैं, लाइन स्टाफ जो होता है, वो भी उसमें शामिल हो गए, और उनके मुतालबे बड़े सिंपल हैं, रोज़गार दो और सेफ्टी की चीज़ें दो, यानी कि ग्लव्स जो रबर के हैं वो, टोपियाँ, आगे जो एप्रन होता है रबर एप्रन, वो रबर ट्राउजर्स, रबर शूज़, ये चीज़ें हमें फराम की जाए। प्रॉपर गाड़ी दी जाए जिसके ऊपर प्रॉपर लिफ्ट हो, वो जो स्टेयर लिफ्ट होती है उसके ऊपर प्रॉपर वो बना हो, जो है खड़े होने का वो जो है जंगला सा, मतलब ये उनकी डिमांड्स हैं। और आप देखें कि मैं बार बार ये कहता हूं कि जब से मैंने ये शुरू किया हॉट इशू, ये आज 120th एपिसोड है, बीच में गैप भी आते रहे, कोई दिन ऐसा नहीं जाता जब पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर या पाकिस्तानी कब्जे वाले गिलगित बल्तिस्तान में कोई प्रोटेस्ट ना हो रहा। और बाज़ औक़ात तो एक ही टाइम पे कई जगह पे प्रोटेस्ट हो रहे होते हैं मुख्तलिफ इशूज़ पे, कहीं बिजली पे, कहीं पानी पे, कहीं आटे पे, कहीं जो है वो बेटर लिविंग कंडीशंस के लिए, कहीं सड़कें टूटी हुई हैं तो उनके लिए, कहीं हॉस्पिटल नहीं है तो उसके लिए, हर वक्त प्रोटेस्ट होता रहता है। लेकिन पाकिस्तान इंडिया की जो यूनियन टेरेटरी जम्मू कश्मीर है, वहाँ तो हर रोज़ प्रोटेस्ट नहीं होते, वहाँ तो हर रोज़ लोग नहीं निकले होते कि जी खाने को नहीं है, वो जी बिजली नहीं है, वो जी पानी नहीं है, समझे कि नहीं। लेकिन हमारे यहाँ पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में तो जिंदा रहने की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी नहीं हो रही दोस्तों। बहरहाल आज मैं आपसे इतना ही गुजारिश करूँगा,
मैं अब लिखने लगा हूँ आर्टिकल, यही जो मैंने बात की है इंडिया की, अफगानिस्तान की ट्रेड और ये तालिबान के जो मुज़ाकरात हैं, इसके ऊपर आज मैं आर्टिकल लिखना है। मैंने कुछ नोट्स बनाए थे तो मैं वो लिखने जा रहा हूँ। और आपसे ज़्यादा चाहता हूँ प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और सब्सक्राइबर्स हमें चाहिए। हमें 15 आज क्या तारीख है, 7 तारीख है, तो 15 तारीख तक हमें इसको पुश करना है कि हम 10,000 की फिगर तक पहुंच जाए सब्सक्राइबर्स। थैंक यू वेरी मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।